ओके, तो दो थ्योरी पे जो हम देखे थे फॉर पिवोट एंड कॉलर बियरिंग के लिए, जो हमारा दो फार्मूला हमारे सामने आया था। फॉर कॉलर के लिए जो हमारा दो फार्मूला आया था सामने, वो क्या फार्मूला था? फॉर, ये डिपेंड करता है किस कंडीशन में माना गया था। फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, T is equal to torque is equal to 2/3 mu friction's total axial force and outside radius to inside radius का square minus inside radius का square. It is the first formula for based on the uniform pressure theory. Again, for the uniform wear theory, जो इसका जो फॉर्मूला था मेरा, वो क्या हो सकता है मेरा? द बेसिक it depends on simpler but not the square. Okay, simply, so mu coefficient of friction by 2 and r naught plus r I. Okay, तो दिस इज आवर फॉर्मूला। इस इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ पे आर ओ प्लस आर आई था। ये कब का? जब होलो होगा। वो होलो मतलब इनसाइड आउटसाइड दोनों को, तभी फॉर्मूला यूज़ होगा, मतलब कॉलर के लिए। तो ये 2 अगर यहाँ पे कर दे हम लोग, म्यू आर ओ प्लस आर आई बाई 2, तो इट इज़ नथिंग बट द मीन। मीन का मतलब हो गया, जैसे कि ये शाफ्ट है, मतलब एक कॉलर है, तो ये इसका हो गया इनसाइड, ये हो गया आउटसाइड, दोनों को जोड़ दो, अब भाग दे दो, तो क्या मिलेगा? दिस मीन। रेड पेन कहाँ है? दिस इज मीन, ये मेरा मीन निकल जाएगा। ओके, तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट द मीन। वी राइट आर, तो म्यू एफ कॉल्ड आर। ओके, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी ले सकता है। ओके, अब केस है मेरा कि अगर फॉर पिवोट के लिए लिया जाए, तो पिवोट लिया जाए तो इस पिक्चर में देखोगे कि पिवोट के लिए ये जो इन सपोर्ट होता था शाफ्ट के लिए, ये फिक्स कर दिया गया है, जिस पे इसके अबाउट ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, मीन्स 2πn/60। इस केस में जो है, ये हो गया शाफ्ट का रेडियस। ओके, शाफ्ट रेडियस हम लोग आर एस कर दिए, और ये हो गया मेरा पिवोट का रेडियस, इसको हम लोग आर पी कर दिए। क्योंकि इस पिवोट में तो मेरा कोई इनसाइड आउटसाइड है नहीं है। ओके, तो इस केस में पूरे फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा कि मीन्स पहला फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, T इक्वल टू 2/3 फ्रिक्शन कोफिशिएंट F। ये टर्म क्या हो जाएगा कि इसमें तो मेरा आर आई आर ओ था, यहाँ पे में कुछ है नहीं, फाइनली कुछ है नहीं है, तो ये मान लेते हैं कि इसका इनसाइड डायमीटर कुछ नहीं है। ओके, इनसाइड डायमीटर कुछ नहीं है, तो टोटल आउटसाइड डायमीटर ही हो गया, तो आउटसाइड डायमीटर इक्वल टू आर पी। तो मीन्स यहाँ पे मेरा ये ज़ीरो बचा, ये तो मतलब आर पी का क्यू या आर पी का स्क्वायर, तो स्क्वायर क्यू कट जाएगा, बचा क्या चीज़ मेरा? आर पी। ठीक है, दिस इज फॉर्मूला। सेकेंड, फॉर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी हिसाब से क्या बैठेगा मेरा? एनीबॉडी? तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आर ओ आर आई था, तो आर आई तो ख़त्म हो गया, या आर ओ कह गया, तो आर ओ मतलब आर पी के बराबर, तो म्यू
F/2 इंटू RP। किसी भी इक्वेशंस को देखा जाएगा कि इस दोनों इक्वेशंस से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि क्यू का यहाँ पे स्क्वायर का यहाँ पे थोड़ा सा है और यहाँ पे बहुत सिंपल आ गया इक्वेशन। तो कोई पूछेगा कि बताओ कौन सा थ्योरी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा आएगा फॉर कांस्टेंट, सपोज म्यू इज इक्वल टू 0.2 एंड RP इज इक्वल टू, अपने मन से कुछ हम मान लेते हैं कि 0.15 मीटर। तो ये वैल्यू पुट करने पर किसका ज़्यादा टॉर्क आएगा? तो इसमें देखोगे कि म्यू एफ आर पी ये तीनों कॉमन है, यहाँ बाई 2 है, यह 2/3 है। मीन्स इस केस में ये जो यूनिफॉर्म प्रेशर का थ्योरी का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा आएगा इसके तुलना पे। ओके, तो देयरफॉर ये हम एक एग्जाम्पल लिए हैं और ये एग्जाम्पल यहाँ ही पुट करोगे तो वही चीज़ आएगा, ये एग्जाम्पल यहाँ भी लोगे तो वही से आएगा। हम इसमें क्यू ले लिए क्योंकि यहाँ पे एक क्यू था, इसके बाद यहाँ पे RI को भी लेते, RO को भी लेते, तो सॉल्व करते क्यू का तो थोड़ा सा इक्वेशन मेरा बड़ा हो जाता, थोड़ा सॉल्व करने पे थोड़ा टाइम ले लेता है। तो ये सिंपल यहाँ पे तुम आंखों के सामने दिख रहा है, इसलिए इसको भी एग्जाम्पल लेके हम बता दिए। तो मतलब वो है कि द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन टॉर्क, ये क्या है? फ्रिक्शन टॉर्क है, इज मोर व्हेन यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी इज अप्लाइड। ओके, यहाँ पे ये चीज़ है गया। तो नाउ अब किस थ्योरी को कहाँ पे यूज़ करते हैं, और ये तो हो गया एक कि हाँ प्रेशर थ्योरी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल केस में देखा गया है कि जो रिजल्ट आया है फ्रिक्शन टॉर्क वो इस दोनों की थ्योरी के बीच में आता है फ्रिक्शन टॉर्क का वैल्यू प्रैक्टिकल केस में, ना एग्जैक्ट रियल थ्योरी के। एक तो ये दोनों एजप्शन है, पहले कह चुके ये दोनों एजप्शन मेरा है, ठीक है, इसी एजप्शन के हिसाब से टॉर्क को कैलकुलेट किया गया। लेकिन जब प्रैक्टिकल केस आता है तो इसका वैल्यू ना यूनिफॉर्म थ्योरी के अकॉर्डिंग आता है और ना ही इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग आता है। जब भी आता है दोनों के बीच के साथ आता है, ठीक है, एग्जैक्ट बिल्कुल इक्वल नहीं आता। प्रैक्टिकल केस की बात कर रहे हैं, वो दोनों के बीच में आता है वैल्यू। यह हो सकता है कि यूनिफॉर्म व्यू की थ्योरी थोड़ा सा इसके नीचे आ जाए या थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाए, या थोड़ा सा इसके नीचे आ जाए या थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाए, ये वैल्यू पर हमारा चलता है। ओके, तो जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा इसके ऊपर आ जाता है उसमें हम यूनिफॉर्म थ्योरी का एग्जाम्पल मान लेते हैं, और जिसका वैल्यू इसके नीचे आ जाता है तो हम लोग उसको वियर थ्योरी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते हैं। अब समझेंगे कैसे कि किसको कहाँ पे जूम करेंगे, किसको किस में हम थ्योरी को यूज़ करेंगे। नाउ तो इसके लिए यूज़ करना है कि क्लच, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे बियरिंग जैसे कॉलर या पिवोट बियरिंग की बात करेंगे, तो इस केस में जो मेरा फ्रिक्शन टॉर्क जो है, फ्रिक्शन टॉर्क इस केस में बेसिकली जो यहाँ पे कहीं भी मेरा वियरिंग नहीं हो रहा है। ओके, मतलब ये फ्रिक्शन मेरा चल रहा है, ओके, रोटेट कर रहा है। ओके, तो जब भी हम कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ओके, बियरिंग केस में, तो हम लोग यहाँ पे ये लेके चलते हैं कि इसका जो प्रैक्टिकल केस आता है जब बियरिंग के लिए होता है, तो इसका वैल्यू जो होता है वो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के एजम्पशंस के आसपास करता है, जस्ट इससे थोड़ा सा कुछ इसका लेस आता है। लेस मतलब ये जो वैल्यू है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, इसका वैल्यू इससे